सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज से अपन जो क्लास 11th है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और इस सीरीज में अपन जो प्रीवियस ईयर नीट की क्वेश्चन है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब कि आपका जो ये वीडियो सीरीज है वो नीट और क्लास 11th दोनों के बेस पर आपकी यहाँ होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो नीट 2022 है और साथ में जो अभी नीट होने वाली है उसके अंदर आपको फायदा पहुंच सके। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उन्हीं टॉपिक को लेकर चलूंगा जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन जो क्लास 11 का सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा सा मोटिवेशनल बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सभी जो भी क्योंकि आप स्टूडेंट, अगर आपने बायोलॉजी ली है तो कुछ ना कुछ सोच के आपने बायोलॉजी ली होगी। या तो आपका सपना है कि अपनों क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी का सपना कुछ और रहता है। लेकिन बेसिकली जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं उनका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो डॉक्टर बनना ही होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको देना पड़ेगा नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको नीट से गुजरना पड़ेगा। तो जब आप लोग नीट क्लियर कर पाओगे उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, या कोई भी जो कोर्सेज है मेडिकल से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। चाहे वो आयुष कोर्सेज हो, चाहे वो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज हो, जो भी मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड है वो सभी आप नीट क्वालिफाई करने के बाद ही कर सकते हो। बेटा इस साल सुन लेना, जितने भी एमबीबीएस कोर्स हो, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे आपका अब्रॉड के लिए एमबीबीएस करके आना हो, इसके अलावा जो आपका आयुष कोर्सेज है, इसके अलावा आपका पैरामेडिकल कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, ये सभी जो भी आपके कोर्सेज हैं ये किसके बाद आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, नीट को क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपका जो नीट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि सक्सेस गो गेट इट। तो याद रखना बच्चों कि सक्सेस उसी पर्सन को मिलती है जो बच्चा काफ़ी कंसंट्रेंस होके और साथ में काफ़ी ज़्यादा एकाग्र होके अपनी स्टडी को क्लियर करता है, अपनी स्टडी में आगे बढ़ता है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि कोई बात नहीं यार, 11th है क्या दिक्कत है, 12th के अंदर पढ़ लेंगे, तो बेटा ऐसे ही क्या होगा, 11th भी निकल जाएगी और 12th भी निकल जाओगी और तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे कि यार अब क्या करें। तो इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को 11th, क्योंकि ये आपका करियर स्टार्ट हो चुका है, तो अपन को 11th भी अच्छे से करना है और बेटा 12th भी अच्छे से करना है। और अगर आपने ये 2 साल अच्छे से दे दिए है ना नीट को, तो बेटा आने वाला जो आपका टाइम है ना वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये मान के चलो। जो भी आपको करना है, जो भी आपको लाइफ में कुछ भी एनीथिंग जो कुछ भी करना है बेटा, याद रखना, एक टारगेट बना लो कि नीट के बाद सब कुछ नीट के बाद करेंगे भाई। लेकिन अपन अभी 2 साल तक सिर्फ नीट पे फोकस करेंगे, क्योंकि याद रखना बेटा, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, सक्सेस को छीनना पड़ता है। क्योंकि बेटा इस एग्जाम में बैठते हैं 16 लाख लोग और इस 16 लाख में से सिर्फ कम से कम अगर मैं मानूं तो कम से कम 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी सिलेक्शन रेट है यहाँ पर। इसीलिए बेटा बोला जाता है कि जो नीट है वो काफ़ी ज़्यादा टफ एग्जाम है, लेकिन रियल में जो नीट है वो टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हो, अपने टारगेट पे फोकस करके अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो नीट आपका इजीली क्रैक हो जाएगा और आपको एमबीबीएस की सीट जिस कॉलेज में आप चाहते हो उसके अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 2 साल मज़े करने हैं, तो बेटा याद रखना, अगर 2 साल के मज़े, जितना भी आपका फ्यूचर है वो सब बर्बाद, ये समझ लेना। तो 2 साल के मज़े लेकर अपने जो 30-40 साल है वो ख़राब करने हैं, या 2 साल कड़ी मेहनत करके अपने जो 30-40 साल जो बचेंगे लास्ट में वो मज़े से जीने हैं, डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। तो इसीलिए आप लोग एक ही टारगेट बना लो कि नहीं यार, जो कुछ भी करेंगे, फ्रेंडशिप सब कुछ कब करेंगे, नीट के बाद। क्या है, नीट अपने लिए सब कुछ। बस 2 साल तक नीट है, ठीक है जी, 2 साल तक नीट के लिए तैयारी करनी है। और मेरी बात मान के चलो, 2 साल तक अगर इस तरीके से फोकस कर करके स्टडी कर ली तो नीट क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आएंगे डिमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको यहां से हटना नहीं है। बोल नहीं भाई, कुछ बोलेंगे कि यार बायोलॉजी लेके क्या करेगा,
कुछ नहीं पढ़ा बायोलॉजी में, मेडिकल ऐसे थोड़ी ना क्लियर होती है। अरे मेडिकल ऐसे ही क्लियर होती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एक टारगेट आपका सेट करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। जितना बड़ा टारगेट होगा सक्सेस उतनी ही अच्छी होगी। तो स्टूडेंट इसी बात को अपने जहन में उतार के अपन ये चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट, तो मोटिवेशन वाली बात सारी बातें हो गई। अब अपन अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो क्या है चैप्टर का नाम? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन तो कर ही लेना अपन। भाई बायोलॉजी के बारे में पता तो होना चाहिए बायोलॉजी है क्या। अब आप लोगों ने ले तो ली बायोलॉजी, ठीक है जी, सभी यहाँ पे तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी क्या बनना चाहते हैं? भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम तो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जो भी सर हम तो डॉक्टर नहीं, हम बायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, हम जूलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, हम बोटनिस्ट भी बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है जी। तो कुछ भी बन रहे हैं अपन, लेकिन सब किस में बन रहे हैं? बायोलॉजी की फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में। तो बेटा ये बायोलॉजी है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए बायोलॉजी जो है वो आपका वर्ड है ग्रीक वर्ड। ठीक है जी। बायोलॉजी जो वर्ड आपका वो ग्रीक वर्ड है, और इसको अगर अपन तोड़ते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बायोज और एक लोगोस। तो बायोज का मतलब क्या है बेटा? बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ या लिविंग बींग। अगर सीधा मतलब समझे तो क्या होगा? लिविंग बींग्स। बायो जो आपका बायोज है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लिविंग बींग। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो क्या समझे बेटा कि बायोलॉजी क्या है? आपकी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा? लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजी बोलते हैं। अब बात करेंगे कि जो बायोलॉजी है उसकी कितनी ब्रांच है। तो देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजी की दो ब्रांचेज अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं बॉटनी और एक पढ़ते हैं जूलॉजी। ऐसे तो बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारी ब्रांचेज है, लेकिन जो मेन ब्रांचेज है वो आपकी कौन सी है? बॉटनी और जूलॉजी। इसके अलावा आपकी जो मेडिकल साइंस है वो अलग आ जाती है, लेकिन बेसिकली अगर अपन बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी ही मेन ब्रांच होती है बायोलॉजी की। तो देखिए बॉटनी जो है वो तो रिलेट करती है किससे? प्लांट से। यानी बेटा बॉटनी के अंदर अपन किसको स्टडी करते हैं? प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जूलॉजी के अंदर अपन किसको स्टडी करते हैं बेटा? एनिमल की स्टडी करते हैं। जूलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और बॉटनी के अंदर अपन प्लांट की स्टडी करते हैं। अब बॉटनी से रिलेटेड कई सारी आपकी जो ब्रांचेज है वो होती है, लाइक एग्रीकल्चर है, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट टेक्सोनोमी है। ठीक है जी। बायोकेमिस्ट्री जो प्लांट्स के बारे में जो बेसिकली अपन जो केमिकल कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, काफ़ी सारी जो आपकी प्लांट से रिलेटेड और भी बॉटनी में कई सारी ब्रांचेज होती है। ऐसे ही जूलॉजी के अंदर कई सारी ब्रांचेज होती है, जैसे कि पैरासाइटोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी है, इसके साथ आपके एंटोमोलॉजी है। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे कि आपका इक्थियोलॉजी है, फिशेज की स्टडी। तो ऐसी कई सारी ब्रांचेज जूलॉजी के अंदर आ जाती है। तो याद रखना बेटा, जूलॉजी क्या होती है? जिस ब्रांच में अपन क्या करते हैं? एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और बॉटनी का मतलब क्या है? बॉटनी है कि जिसमें अपन प्लांट की स्टडी करते हैं। जो बॉटनी यानी जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन साइंटिस्ट को अपन बोलते हैं बोटेनिस्ट। क्या बोलते हैं? बोटेनिस्ट। और जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, उसे अपन क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपके सर ने क्या किया है बेटा? आपके सर ने किया है एमएससी जूलॉजी। इसका मतलब हम क्या है? आपके सर क्या है बेटा? आपके सर जूलॉजिस्ट है। आपके सर क्या है? जूलॉजिस्ट है। तो देखिए ये बात हो गई अपनी कॉमन बातें जो बॉटनी। अब देखिए, अब इनके पिता के बारे में तो जानना है ना भाई बच्चे के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इनके पिता के बारे में भी जानना पड़ेगा। भाई बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो देखिए याद रखना बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। ये अरस्तु जो थे वो काफी महान साइंटिस्ट थे, आपके वैज्ञानिक थे काफी, और इनको अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? आपके अरस्तु। इसके साथ एक और आता है फादर ऑफ जूलॉजी। अब बोले सर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? बेटा कोई नहीं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु है। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक है जी। तो फादर ऑफ जूलॉजी क्या हो गया? फादर ऑफ जूलॉजी तो थे कौन? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी क्या होगा? फादर ऑफ बॉटनी।
तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी बेटा थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और बेटा याद रखना, जो आपके अरस्तु है उन्हीं का जो स्टूडेंट था वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसके फादर माने जाते हैं? बॉटनी के। और जूलॉजी के कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी के अरस्तु। याद रखना बेटा, जो ये बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था? वो दिया था लेमार्क और जो त्रिवेनस, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बायोलॉजी वर्ड को दिया था। तो ये अपनी जनरल बातें हो गई कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है जी, जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है बॉटनी और जूलॉजी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें थी जो अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है जी, जिसे आज अपन को पढ़ना है। तो देखिए, अब बात करें थे अपन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो लिविंग वर्ल्ड, ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लोग छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सभी जानते हैं कि भाई जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके अंदर क्या होना चाहिए? आपकी सेंस, बेसिकली क्या होनी चाहिए? उनके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, यानी कि वो अपने जो भी रेस्पॉन्स मिल रहे हैं बाहर से, वो उसके अगेंस्ट, जो भी स्टिमुलस बाहर से मिल रहे हो उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स करते हो। ठीक है। इसके अलावा उनके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होना चाहिए, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस उनके अंदर चलनी चाहिए। तो ऐसे जो भी कैरेक्टर जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिनके बेस पर अपन नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को अलग अलग कर सकते हैं। इसके डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ अपन यहाँ बात करेंगे कि जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर अपन बात करेंगे जो टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, इसके अलावा टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके अलावा स्पीसीज क्या होती है, किंगडम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज लाइफ। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, लाइफ क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग अपने चारों तरफ काफी कुछ देखते हो। ठीक है जी, जैसे कि आपके चारों तरफ आपको प्लांट्स भी दिखते हैं, एनिमल्स भी दिखते हैं। ठीक है। अभी आप बैठे हो तो आपके सामने लैपटॉप भी है, आपके सामने मोबाइल भी है। तो ये सभी चीजें क्या हैं? तो इनमें से कुछ चीजें तो क्या होती हैं, कुछ चीजें तो इनमें क्या है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कुछ चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लाइक कंप्यूटर है, लाइक आपका मोबाइल है, आपका जैसे आपका जो बोतल आपके पास पड़ी है, वो सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और जो प्लांट्स एनिमल्स है वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो अपन कैसे जानते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है? लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ होती है। अब बोले सर ये लाइफ किस भला का नाम है? लाइफ क्या है सर, वो तो बताओ हमें। तो चलो स्टूडेंट इस पे बात करते हैं। तो लाइफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द लाइफ? तो लाइफ क्या है? लाइफ इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए लाइफ जो है वो बेसिकली है क्या? लाइफ एक जो कई सारे जो केमिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बेसिकली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और जो आपके एडेप्टेशन है उनको इंडिकेट करता है। यानी लाइफ को कुछ कैरेक्टर्स से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, जो आपका लाइफ है उसको अपन कुछ कैरेक्टर से समझ सकते हैं। तो याद रखना बेटा, लाइफ को अपन किससे डिफाइन कर सकते हैं? कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है उससे लाइफ को डिफाइन किया जा सकता है। कि जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है? ग्रोथ चल रही है, इसके साथ उनके अंदर क्या चल रहा है? रिप्रोडक्शन चल रहा है, और रिप्रोडक्शन के साथ साथ क्या चल रहा है? अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और उनके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस। तो बेटा इन कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपन बोल सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या है? लाइफ है। उस ऑर्गेनिज्म में क्या है? लाइफ है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है। ठीक है, बेबी प्लांट दिख रहा है। अब इसके अंदर से क्या निकल रहा है आपका? यहाँ से एक न्यू प्लांट निकल रहा है।
तो बेटा क्या ये ग्रोथ नहीं कर रहा? इसने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करके क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। तो बेटा इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? लाइफ होती है। इसके अंदर क्या होता है? लाइफ है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ कर रहा है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हुआ है, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी चलता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अंदर कॉन्शियसनेस भी आपको देखने को मिलती है। कैसे भाई? जैसे मान लो आपका जो प्लांट्स होते हैं वो जो आपका लाइट रेज है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे ही आप अगर किसी प्लांट को देखोगे तो उसके फ्लावर, लाइक सनफ्लावर के अंदर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो सनफ्लावर में आप देखते हो कि जो सनफ्लावर होता है वो जहां लाइट होगी, सनलाइट होगी, उस तरफ ये मुड़ जाएगा। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ऐसे कैरेक्टर जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसमें अपन कह सकते हैं कि उसमें लाइफ होती है। क्या होती है? लाइफ होती है। ओके स्टूडेंट, तो अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? ग्रोथ, जिनमें ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ जिनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, जो एडेप्टेशन कर, जिनके अंदर एडेप्टेशन का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इसके अलावा तो अपन ने किसके बारे में बात की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, एडेप्टेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे कैरेक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा, उसे अपन क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म उनमें प्रेजेंट होता है, यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस उनमें चलती हैं, कॉन्शियसनेस भी उनमें प्रेजेंट होती हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है या इंटरनल स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करते हैं। इसके साथ साथ एडेप्टेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अब आपको पता लग गया, ठीक है जी। अब देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो तरीके से बता रखा है। इसके दो फीचर्स बता रखे हैं। एक तो इसका फीचर होता है कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक, यानी इनके जो कैरेक्टराइज्ड जो फीचर है वो किस, इनके जो सिंपल कैरेक्टर है उसके बेस पे अपन लिविंग बीइंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? करते तो देखिए स्टूडेंट, डिफाइनिंग फीचर जो होते हैं इनके अंदर किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं होता। यहां पर एक्सेप्शन होने की गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बेटा उनके अंदर आपको एक्सेप्शन मिलते हैं। तो इसी बेस पे अपन अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलते अपन अपनी ब्लैक स्लाइड पे। तो देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपन की डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है कि जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर क्या होता है? ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके साथ रिप्रोडक्शन, इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो देखिए, ये जो आपके यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनको अपन अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? तो याद रखना बेटा, ग्रोथ का मतलब है, देखिए ग्रोथ का मतलब अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है इंक्रीज ऑफ बायोमास। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म बायोमास में, यानी उसके मास के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको अपन कह सकते हैं कि वहां पर क्या चल रही है? ग्रोथ चल रही है। अब देखिए, अगर अपन बात करें कि कोई पर्टिकुलर एनिमल है या प्लांट है, उनमें ग्रोथ कैसे चलती है, तो याद रखना बेटा, ग्रोथ जो होती है वो एनिमल और प्लांट में सेल डिवीजन के द्वारा चलती है। यानी इन दोनों में क्या चलता है? सेल डिवीजन चलता है। और इसी के कारण क्या होता है? उसी के कारण आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी होगी वो ग्रो करेगी। अब यहां पर कुछ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको यहां पर नोट करनी है। क्या नोट करनी है? देखो, ग्रोथ जो होता है आपका, वो बेसिकली जो ग्रोथ है वो दो तरीके की होती है, ठीक है जी। तो एक तो बेटा होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ,
ये याद रख लेना, ये जो है ना आपका जो अभी मैं बता रहा हूं वो आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चाहे इसे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है जी। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है एक तो, और एक कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। क्या होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब बोले सर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, तो देखिए स्टूडेंट डरने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक तो यहां पे क्या आ रहा है, इन, इसका मतलब ऐसी ग्रोथ, ग्रोथ जो क्या होती है, इंटरनली होती है, यानी अंदर से हो रही है। क्या हो रही है, अंदर से। व्हाट इज द मीन ऑफ अंदर से, क्या मतलब अंदर से होने का, तो देखिए स्टूडेंट अंदर से होने का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ किसके द्वारा होगी, सेल डिवीजन के द्वारा होती है, या उसकी ग्रोथ के अंदर कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटरनल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी जिसकी ग्रोथ क्या होती है, बाहर से होती है, यानी उसकी ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो याद रखना बेटा उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए तो क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके इंटरनल फैक्टर जिसमें आपका सेल डिवीजन आ जाता है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो समझ गए होंगे आपका ग्रोथ जो होती है वो कौन कौन सी, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है अंदर से ग्रोथ हो रही है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहर से ग्रोथ होती है। अब देखिए बोले सर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की डेफिनेशन तो हम समझ गए, लेकिन अगर उदाहरण दे देते तो बहुत मजा आता। चलो देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं अपन। तो देखिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक बच्चा है जिसका नाम है, कुछ भी रख दो, गोली रख दो अपना, गोली। ठीक है जी। तो कोई गोली नाम का एक लड़का है जो काफी ज्यादा गोलू मोलू, वो क्या है, वो है अभी 5 साल का। कितने साल का है, 5 साल का। अब ये अपने पिताजी के साथ गया, कहाँ गया बेटा, शिमला गया घूमने, आहा मजा करने। ठीक है जी, 5 साल का बच्चा है, क्या गया, शिमला घूमने गया ठंड में। ठीक है जी, क्योंकि उसके शहर, अब वो कहाँ रह रहा है, ये जो गोली अपना वो है बेचारा राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर यार इस टाइम पे गर्मी खतरनाक भयंकर हो रही है, तो इस गर्मी से बचने के लिए वो कहाँ माइग्रेट कर गया, शिमला चला गया। अब शिमला के अंदर आपको पता है, शिमला के अंदर क्या आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, लेकिन जो बेसिकली शिमला के अंदर आपको ठंड का मौसम भी महसूस करने के लिए मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलते हैं। जो अपन बात करेंगे कि वहाँ पे अपन क्या दिखते हैं, माउंटेन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब गोली 5 साल का था तब वो शिमला गया, तो उसने एक माउंटेन को देखा जो काफ़ी ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग बड़ा था, यानी कि वो 5 साल का जब देख रहा था तो देखा कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है जी। तो जब वो 5 साल का था, तो जब वो शिमला गया तो वहां पे उसने देखा कि एक 10 फीट का वहां पर क्या है, माउंटेन है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो वापस राजस्थान चला गया, और वापस क्या होगा, कब जाएगा वो, 10 साल का होने के बाद। 5 साल बाद में क्या होगा, ये जो गोली आपका वो 10 साल का होने के बाद, यानी कि उसके जब वो पहले गया था उसके 5 साल बाद वो क्या करेगा, वापस वहां जाएगा, और वहां पे जाने के बाद उस माउंटेन को देखेगा, तो माउंटेन तो अब क्या हो चुका है, काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो माउंटेन अभी 10 फीट था वो कितना हो गया, 15 फीट का हो गया। कितना हो गया, 15 फीट का। तो भाई अपने गोली ने देखा यार ये क्या हुआ रे, मैं पहले गाया था जब मैं 5 साल का था तब तो क्या था, ये काफी छोटा था, अब ये कैसे बड़ा हो गया। तो भाई गोली ने बोला यार साइज जो अपनी हाइट है, हाइट तो अपनी भी बड़ी है, अरे हाइट तो अपनी भी तो बड़ी है, अपन पहले कितने थे, अपन भी पहले जनरली छोटे थे, अब क्या हो गया, अपन थोड़े बड़े हो गए। ठीक है जी, पहले इसकी हाइट कितनी थी, 3 फीट के करीब थी, अब इसकी 4 फीट हो गई गोली की हाइट। तो भाई गोली ने देखा यार चलो यार अब अपनी भी तो हाइट बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने अंदर हुआ है वही इस माउंटेन के अंदर हुआ है। लेकिन यहां आपका गोली था गलत। क्यों गलत था, क्योंकि बेटा गोली जो है, गोली क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है जी बच्चा, तो ये गोली के अंदर जो ग्रोथ हो रही थी बेटा वो हो रही थी इंट्रिंसिक, यानी इसके जो इंटरनल फैक्टर थे बेटा, गोली के अंदर क्या चल रहा था, गोली के अंदर चल रहा था, क्या चल रहा था, सेल डिवीजन। अब जो ये समझने वाले ना, गोली गोली में बोल रहा हूं, गोली वो नहीं है, बंदूक वाली गोली नहीं है, ये बच्चा है अपना, किसका, गोली, जिसका नाम क्या है, गोली। तो ये गोली जो गया था अपना, वो उसके अंदर कौन सा डिवीजन, बेसिकली यहां क्या चल रहा था, उसके शरीर के अंदर चल रहा था सेल डिवीजन, और इस ग्रोथ को अपन क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक। तो गोली ने देखा यार चल अपने अंदर जो चीज हो रही है हो सकता है वही किसके अंदर हो, माउंटेन के अंदर हो। अब यार हर कोई आपके जितना इंटेलिजेंट थोड़ा ना होगा, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो उतना इंटेलिजेंट थोड़ा ना होगा। अब बेचारा ये क्या था, गोली अपना थोड़ा सा
भाई साइंस में थोड़ा वीक, तो इसने कह देगा चल यार कोई बात नहीं यार, जो चीज मेरे में हो रही है हो सकता है इस माउंटेन में भी हो रही हो। लेकिन यहां अपना गोली गोली हो गया गलत साबित, बोला बेटा ऐसे नहीं। तो आप गए गोली को समझाने, रे गोली ऐसी बात नहीं है बेटा, ये क्या होगा, तेरे अंदर चल रही है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बेटा, लेकिन सॉरी आप बोलोगे गोली तेरे अंदर तो चल रही है इंट्रिंसिक ग्रोथ, लेकिन इस माउंटेन के अंदर चली है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब गोली ने आपसे पूछा कि चलो भैया या भाई दीदी, आपने मेरे को बता तो दिया कि ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ चल रही है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, माउंटेन में कैसे हुई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो देखिए आप उसे क्या बताओगे कि माउंटेन, जब तुम 5 साल के थे, जब तुम यहां आए थे, तो माउंटेन जो था वो 10 फीट का था, लेकिन अब 15 फीट का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर जो सैंड पार्टिकल्स है, स्टोन पार्टिकल्स है, उसने अपना क्या कर लिया, एक कवर बना दिया। यानी ये सभी पार्टिकल्स क्या हो गए, एयर के साथ आकर यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, और इसके ऊपर डिपॉजिट होने के कारण इसकी साइज जो थी वो बढ़ गई। लेकिन गोली तेरे अंदर क्या हुआ था, तेरे अंदर चल रहा था, तेरे बॉडी के अंदर चल रहा था सेल डिवीजन, और उन सेल डिवीजन के कारण तेरी जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज हुई है बेटा। गोली और अपना जो माउंटेन है उसके एग्जाम्पल से अपन लोग क्या समझते हैं कि बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, यानी लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है उनके अंदर चलता है बेटा सेल डिवीजन। क्या चलता है, सेल डिवीजन चलता है, और उनके इंटरनल फैक्टर के कारण ग्रोथ होने के, उनके इंटरनल फैक्टर के कारण ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और नॉन लिविंग थिंग के अंदर क्या होती है बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को अपन ने कैसे समझा, इस माउंटेन के हेल्प से समझा। और माउंटेन में क्या हो रहा था कि बाहर से, माउंटेन के बाहरी जो एनवायरमेंट है उससे क्या हो रहे थे, स्टोन पार्टिकल, सैंड पार्टिकल आ रहे थे, और कहां पर डिपॉजिट हो रहे थे, आपके माउंटेन पर डिपॉजिट हो रहे थे, जिसके कारण माउंटेन की साइज भी बढ़ गई। तो इस तरीके से अपन समझते हैं कि ग्रोथ जो होती है वो 2 टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसके साथ साथ ग्रोथ को अपन और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है ग्रोथ होती है अनडेफिनिट, और दूसरी ग्रोथ होती है बेटा डेफिनिट। अब बोले सर इसका क्या मतलब है, तो देखिए अनडेफिनिट आप लोग सब जानते हो, अनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी जिसको बताया नहीं जा सकता कि भाई हाँ ये निश्चित है, ये करेक्ट है। तो यार एक बात बताओ, आप लोग प्लांट की ग्रोथ को करेक्टली बता सकते हो कि भाई हाँ 5 साल के बाद आपका प्लांट जो है वो 10 फीट का हो जाएगा, 10 साल के बाद वो 15 फीट का हो जाएगा, 15 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, 20 फीट का हो जाएगा, 30 फीट का हो जाएगा, इस तरह बता सकते हो आप। तो प्लांट की हाइट को आप लोग क्या नहीं कर सकते बेटा, डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी उसको ठीक ठीक नहीं बता सकते कि भाई ये इतने साल में इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सी ग्रोथ है, अनडेफिनिट, यानी ये ग्रोथ क्या होती है, जिंदगी भर चलती रहती है। यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद ही। तो देखिए प्लांट्स के अंदर चलती है अनडेफिनिट ग्रोथ, यानी कि ये डेफिनिट नहीं होती, और अपने एनिमल्स के अंदर चलती है बेटा डेफिनिट ग्रोथ। डेफिनिट ग्रोथ का मतलब क्या है कि एनिमल्स की एक फिक्स ग्रोथ होती है, यानी देखो एनिमल की जो लाइफ स्पेन वो एक फिक्स होता है, यानी कि अगर अपन लाइफ साइकिल की बात करें, पूरी लाइफ साइकिल में, तो आपके जो एनिमल्स होते उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ एक सर्टेन टाइम तक होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि यार अगर अपन हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो अपन बोलते हैं कि 17 से लेकर 19 ईयर के बीच तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों बंद हुई, क्योंकि आपके अंदर क्या हो गया, ग्रोथ बंद हो गई, सेल डिवीजन बंद हो गया आपके अंदर। जो आपकी नर्व सेल है, जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स में भी जब आप लोग 1.5-2 साल के 2.5 साल तक होते हो, तो उस वक्त तक आपकी न्यूरॉन्स जो होती है वो डिवाइड होना बंद हो जाती है, जिसके कारण आपका जो माइंड है वो जितना ग्रोथ कर चुका था उतना वो कट जाता है। लेकिन हाँ बेटा यहां याद रखना, माइंड की ग्रोथ रुकी है लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता, उसका डेवलपमेंट नहीं रुकता। बॉडी का डेवलपमेंट पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो एक सर्टेन टाइम तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। तो याद रखना बेटा इसको भी, ग्रोथ जिंदगी भर नहीं चलती, लाइफ टाइम नहीं चलती, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो अपन ने बात की छोटी छोटी चीजों के बारे में, जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ग्रोथ क्यों होती है एनिमल्स के अंदर, ग्रोथ कितने टाइप की होती है, उसमें अपन ने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को भी पढ़ा, और उसके साथ साथ अपन ने और देखा कि अनडेफिनिट ग्रोथ क्या है और डेफिनिट ग्रोथ क्या है। अनडेफिनिट ग्रोथ किसमें प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट्स के अंदर, और डेफिनिट ग्रोथ किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, एनिमल्स के अंदर।
अब देखिए, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना चाहूंगा बेटा मैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो मुश्किल आ सकती है आपको। तो अभी तक मजा आ रहा है पढ़ने में? अरे कोई नहीं, आगे चलो और भी मजा आएगा। ठीक है जी, अपन एक एक कॉन्सेप्ट आपका जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है वो पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग एंड तक जुड़े रहोगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो यहां पर देखने को मिलेगी। तो याद रखना बेटा कि जो आपका प्लांट और इसके साथ साथ जो एनिमल है, तो पहली चीज जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो भी ग्रोथ होती है वो कब तक चलती है? आपकी लाइफ टाइम चलती है। क्या चलती है? आपकी लाइफ टाइम चलती है। और एनिमल जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन टाइम तक, मतलब कुछ ही समय तक चलती है, उसके बाद इनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। क्या होती है? इनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से अपन ने देखा कि जो ग्रोथ है उसके अंदर आपको यहां पर एक्सेप्शन भी देखने को मिला कि भाई अगर ग्रोथ इंट्रिंसिक है तो वहां पे एक्सट्रिंसिक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग बीइंग तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर रहे हैं। अब वो चाहे बाहर से आकर डिपॉजिट हो जाए एलिमेंट, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ग्रोथ है वो दोनों में चल रही है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया एक्सेप्शन। क्या हो गया? यहां पर एक्सेप्शन मिल गया। इसका मतलब क्या ग्रोथ लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। यही आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला था। तो बेटा याद रखना, जो ग्रोथ होती है वो क्या नहीं होती? वो आपके लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं होती। क्या नहीं होती? डिफाइनिंग फीचर नहीं होती। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन रिप्रोडक्शन की। तो अभी अपन ने बात की ग्रोथ की, अब बात करेंगे अपन रिप्रोडक्शन की। क्या मतलब रिप्रोडक्शन का? तो देखो, बायोलॉजी को अगर इजी बनाना है तो उसके वर्ड को पकड़ने लग जाओ बस। इस वर्ड को पकड़ो, क्या है? री, और साथ में क्या है? प्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, किसी चीज को बनाना। तो भाई अगर किसी चीज को दोबारा बनाया जा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें, ये तो था समझने का, तो कैसे देखेंगे? तो लिविंग बीइंग के बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? ए सेम टाइप ऑफ offspring produced by a living organism। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही जैसे जैसे यहां पे लिख रहा है ए सेम टाइप, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही जैसे स्मॉल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहां पे अपने ही जैसे से लगाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? तो देखो, अपन लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं डॉग का, केट का और ह्यूमन का। ठीक है जी, ये तीन अपन ने ले लिए। तो आपको पता है कि जो डॉग है उससे जो ऑफस्प्रिंग का मतलब उसका चाइल्ड, यानी जो उसकी आगे नेक्स्ट जनरेशन है, तो डॉग से जो है आपके वो क्या प्रोड्यूस होंगे? पप्पी प्रोड्यूस होंगे। कैट से जो प्रोड्यूस होने वाले हैं वो क्या होंगे? आपके कब प्रोड्यूस होंगे। और ह्यूमन से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? डॉग अपने ही जैसे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोड्यूस कर रहा है। कैट भी क्या कर रही है? अपने ही जैसे जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोड्यूस कर रही है। और ह्यूमन भी क्या करता है? अपने ही जैसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब क्या यहां ये हो रहा है कि डॉग से तो कब बन रहा है और ह्यूमन जो है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है? जो डॉग के स्मॉल चाइल्ड है उनको प्रोड्यूस कर रहा है, और जो केट है वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा हो रहा है? नहीं। यहां पे क्या होगा? डॉग जो है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है? अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। कैट जो है वो भी अपने जैसे छोटे जो ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करेगी, और ह्यूमन भी क्या करेगा? अपने ही जैसे छोटे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये बात थी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की। ठीक है जी, अब अपन बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है उससे लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर बोला जाता है या नहीं बोला जाता, उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन
क्या होगा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे छोटे स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, यानी उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि आपको याद रखना है बेटा कि जैसे कि स्टेराइल मेल और फीमेल, स्टेराइल मेल एंड फीमेल, बोला सर इसका मतलब क्या है स्टेराइल का मतलब? तो बेटा स्टेराइल का मतलब होता है जैसे कि बंदे, बंदे का मतलब है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो स्टेराइल मेल और फीमेल जो है वो बेसिकली है क्या, लिविंग थिंग तो है, लेकिन इनमें क्या नहीं पाया जाता, रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा सकता। जैसे कि अपने केस में, ह्यूमन के केस में, जिनके अंदर क्लाइनफेल्टर होता है या टर्नर सिंड्रोम, अगर सिंपल भाषा में आपको समझाना हो तो आप लोग जानते हो किन्नर, ये किन्नर जो होते हैं वो बेसिकली है तो ह्यूमन ही, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते इसका मतलब इनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या इनको अपन लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे कि स्टेराइल आपकी बीज है, मधुमक्खियां, वर्कर मधुमक्खी, तो उसमें क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ऐसा ही आपकी बटरफ्लाइज है, ठीक है जी। तो इनके अंदर क्या नहीं मिलता आपको, एक एग्जांपल और है इसका, म्यूल, खच्चर, खच्चर में भी क्या नहीं मिलता आपको, रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है जी। तो इन एग्जांपल से अपन ये समझ रहे हैं भाई, इन एग्जांपल से तो अपन ये देखते हैं कि यार अगर जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स ही नहीं है। तो बेटा यहां पर भी आपको एक्सेप्शन मिल गया ना, यहां पर भी आपको एक्सेप्शन मिल गया, इसका मतलब अपन क्या नहीं कर सकते, इसको भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब बोले सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो तो समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी दो रिएक्शन से मिलकर बना, एक तो है कैटाबॉलिज्म और एक आपका एनाबॉलिज्म। तो देखिए स्टूडेंट, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट टूटते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आपका वो टूटता है, ठीक है जी। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं। कैटाबॉलिज्म एक आपकी कैसी रिएक्शन है, एक आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको अपन बोल सकते हैं, और आपकी जो एनाबॉलिज्म है वो एक फॉर्मिंग रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन। एनाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म के दौरान प्रोडक्ट टूटते हैं। जैसे कि कैटाबॉलिज्म की अगर रिएक्शन अपन देखें तो क्या होती है, आपके अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसे अपन बोलते हैं रेस्पायरेशन, और एनाबॉलिज्म में क्या चलती है आपकी, एनाबॉलिज्म में जैसे कि फोटोसिंथेसिस, क्या होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में चलती है, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और रेस्पायरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, मेटाबॉलिज्म का। यानी मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट बनते भी हैं और टूटते भी हैं। यहाँ पे अपना क्या होता है, डाइजेशन भी अपने अंदर है और रेस्पायरेशन भी अपने अंदर चल रहा होता है। तो दोनों में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता भी है, डाइजेशन के दौरान क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट ये अलग अलग होकर क्या कर देंगे, आपकी क्या बना देंगे, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ग्लाइकोजन बन रहा है ना, अब ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो आपकी ग्लूकोज होगा वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएगा और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे अपन क्या बोल देंगे, रेस्पायरेशन। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस चलती है, यानी प्रोडक्ट बनते भी हैं और टूटते भी हैं। तो अगर अपन ये कहें कि किसी लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट हो तो उससे अपन उसका डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं। तो देखिए बेटा, बेसिकली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनको अपन, ये ऐसा नहीं है कि लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर ही चलती है, इनको अपन बाहर भी कर सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस है उनको अपन अपनी जो लैब्स है उनके अंदर भी करवा सकते हैं। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को देखते हुए इसको भी कई बार क्या बोल दिया है, डिफाइनिंग फीचर बोल दिया जाता है। अब वो बताऊंगा मैं केस क्या होता है वो केस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। क्या होता है कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बेटा याद रखना, कॉन्शियसनेस का मतलब है कोई भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको मिल रहा है, कोई भी अगर बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, अगर उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, कोई भी आपकी प्रतिक्रिया दे रही है, उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स देगी, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। कैसे, अगर किसी ने आपको पिंच किया तो उठा के क्या मार दोगे, थप्पड़ मार दोगे लेके,
सही है ना, यही तो है ना। तो भाई जैसे ही आपको पिंच किया, पिंच करने के कारण क्या हुआ, आपको पेन हुआ, दर्द हुआ। अब इस दर्द के कारण क्या होगा, आपको आपकी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करेगी। दर्द हुआ तो रेस्पॉन्स के अगेंस्ट क्या आएगा, आपका आपका जो हाथ है, आपका हाथ और उस अगले वाले का गाल चिपका के मारोगे। तो ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी उस इंपल्स यानी जो बाहर से जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि प्लांट होते हैं, तो प्लांट के अंदर मिमोसा प्लांट आपने सुना होगा, मिमोसा। तो मिमोसा प्लांट के अंदर आपने देखा है कि मिमोसा प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, मिमोसा प्लांट के अंदर जैसे ही उसकी लीव्स को आप लोग छूते हो, उसकी लीव्स को छूते ही आपका क्या होता है, जो लीव्स है वो बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या था कि आपने लीव्स को छुआ और छूने से क्या हो गई, ये बंद हो गई। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, आपको बेसिकली यहाँ पे इरिटेबिलिटी देखने को मिली है, यानी रेस्पॉन्स यहाँ पर प्लांट बॉडी दे रही है। तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और बेटा याद रखना, ये एक क्या होता है, यूनिक फीचर होता है जो क्या करता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है लिविंग थिंग्स की। तो अगर अपन बात करें नॉर्मल केस में, तो बेटा याद रखना जो डिफाइनिंग फीचर के रूप में है वो क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यही सही होंगे। लेकिन अगर ये अकेले आएंगे तो वहां पे आपको सबसे सही उत्तर जो होगा वो होगा कॉन्शियसनेस। क्या होगा, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आया समझ में। तो चलो ये अपना हो गया कि भाई जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से थे, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। इसके अलावा डिफाइनिंग फीचर के रूप में क्या आते हैं, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, और जो सबसे सही होता है वो क्या आपका कॉन्शियसनेस होगा। उसके अंदर किसी भी टाइप का एक्सेप्शन नहीं है। जो आपकी ये प्रोसेस है इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि आपका जो केमिकल लैब के अंदर इन रिएक्शंस को अपन कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे और डिफाइनिंग फीचर वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए ये आपके हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके मेयर। ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे आपके मेयर, जिनका टैक्सोनॉमी में काफी ज्यादा योगदान था। इन्होंने टैक्सोनॉमी के अंदर काफी अच्छा काम किया था। और इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिर्फ इनके बारे में आपको क्या याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, बस वो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। अर्नस्ट मेयर को क्या बोला जाता है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन किसे बोला जाता है, अर्नस्ट मेयर को। इसके साथ इन्होंने किस पे काम किया था, टैक्सोनॉमी पे काम किया था, जू जियोग्राफी पे काम किया था, इवोल्यूशन पे काम किया था, सिस्टमेटिक पे काम किया था, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, इन ब्रांच पे उन्होंने काम किया था। और साथ में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। और मैं आपको बता दूं, इट इज ए मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट फॉर स्पीसीज। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया हुआ कॉन्सेप्ट है स्पीसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। इसके साथ अब बात करते हैं कि जो आपकी अभी तक जो स्पीसीज जो अभी तक देखी जा चुकी है वो कितनी है, आपकी 1.7 to 1.8 मिलियन किसकी, लिविंग बीइंग की। और वैसे तो जनरली 20 मिलियन तक है, लेकिन उसके अंदर अपन को उनके बारे में पता नहीं है, सभी के बारे में। और अमेजन रेन फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पर हर 5 मिनट के अंदर आपको न्यू स्पीसीज देखने को मिलती है, यानी वहां हर 5 मिनट में एक नई स्पीसीज की खोज होती है। तो बेटा ये जो अर्थ है वो काफी बड़ा है, ये जो क्रिएचर है प्रकृति का वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। और अपने जो साइंटिस्ट है वो इसको भाई जितने भी जो स्पीसीज है, न्यू स्पीसीज है, उसको खोजने में लगे हुए हैं, उनके बारे में पता करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए ये अपन ने बात कर ली थी कि कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था अपन ने, ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, और कॉन्शियसनेस के बारे में भी पढ़ लिया था। यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग इज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है जी। तो इसमें याद रखना बेटा कि जो आपके लिविंग बीइंग के डिफाइनिंग फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। और सबसे ज्यादा मैंने बताया था आपको, सबसे ज्यादा जो सबसे सही जो आपका होगा वो कौन सा होगा, कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। अगर दोनों साथ में आ जाते तो दोनों साथ में टिक करो, अगर दोनों में से आपको बताना है तो वहां पे कॉन्शियसनेस आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये अपन ने अभी तक अपन ने स्टडी कर लिया था।
ठीक है जी। जो भी आपका है कि भाई जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मास के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अगर मास बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। रिप्रोड्यूस, देखो मास का बढ़ने का मतलब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ कि आपका जैसे मान लो आपका एक तो 2 साल के अंदर आपका वजन होता है, एक आपका 5 साल के अंदर वजन होता है, एक आपका 10 साल के अंदर वजन होता है, एक आपका 15 साल में वजन होता है और एक आपका 20 साल में वजन होता है। तो सभी के अंदर वजन जो वेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा थोड़ा ना कि आपका जो 5 साल का वजन था वो अब 15 साल के हो गया, आप तब भी आपका वजन वही है, ठीक है जी। कि 5 साल के आप 11 किलो के थे और आज भी कितने के हो, 11 किलो के हो, ऐसे थोड़ा ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर क्या बढ़ा है, मास बढ़ा है। मैंने आपको बेसिकली आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि मास और वेट का क्या कॉन्सेप्ट है। मास का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उस बॉडी का मास बोलते हैं। और वेट का मतलब क्या होता है, वेट होता है कि अगर इस मास पे या इस आपकी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका वेट बोलेंगे, ठीक है जी। तभी आप लोग क्या करते हो, चांद पे जाओगे तो वहां पर क्या होता है, आप लोग वेटलेसनेस महसूस करते हो। दूसरा जो कैरेक्टर अपन ने देखा था रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन का जो क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके साथ मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, ये कैपेबल होते हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। इसके साथ ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस मिलता है उसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। कौन, लिविंग थिंग्स। तो इसके बारे में अच्छे से जान लिया था अपन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात कर, देखिए अब बात आती है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए आपका जो ये लिविंग वर्ल्ड है, यानी आपके चारों तरफ का जो ये भी आपका जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि सभी सिमिलर है बेटा, अगर सिमिलर ही हो जाते सब तो आप लोग कैसे फिर इसको समझ पाते, कैसे आप लिविंग वर्ल्ड को समझ पाते अगर सभी सिमिलर हो जाते। तो बेटा क्या है कि डाइवर्सिटी जो लिविंग वर्ल्ड आपका, उसके अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि जो सभी ह्यूमन है वो एक जैसे ही, उनके अंदर भी आपको थोड़ी सी आपको क्या दिखती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। लाइक आप लोग चाइना चले जाओ तो चाइना के लोग कुछ अलग दिखेंगे, जापानीज कुछ अलग दिखते हैं, ठीक है जी। अपन इंडियन लोग कुछ अलग दिखते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल्स के अंदर देखते तो एनिमल्स में भी काफी ज्यादा वेराइटीज है। इंसेक्ट्स अलग हैं, ठीक है जी। इनवर्टिब्रेट में आपका जैसे पोरीफेरा अलग है, स्पंज जो होते हैं वो अलग है, ठीक है जी। इसके साथ से सिलेंट्रेट्स वो अलग हैं, तो उनमें भी क्या होती है, आपकी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके चारों तरफ जो भी लिविंग वर्ल्ड है उनके अंदर आपको क्या दिखती है, वेरिएशन देखने को मिलती है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? इस वर्ड से आप लोग बहुत पहले ही 9th क्लास में, अगर मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, 9th क्लास में इस वर्ड से आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहां पर मैं समझा देता हूं आपको बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए बायो का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेरिएशन। तो सीधी सी बात हो गई, लिविंग थिंग्स के अंदर अगर आपको वेराइटी देखने को मिल रही है या वेरिएशंस देखने को मिल रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ए वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको मिल रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यानी कि अगर काफी ज्यादा वेराइटी अगर आपको देखने को मिलती है उसे अपन बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लिविंग बींग्स के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई लिविंग बींग एग्जिस्ट कर रही है और उसके अंदर अगर आपको क्या देखने को मिल रही है, वेराइटी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, अगर आपको वेराइटी या वेरिएशंस देखने को मिल रही है वहां पर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब बात आती है कि बेटा बोला सर वेरिएशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, वेरिएशन का मतलब है ए डिफरेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो जैसे आप लोग अपनी नॉर्थ साइड में जाओ तो नॉर्थ साइड में आपको क्या मिलेंगे, लाइक आपका सागवान का जो ट्रीज है, देवदार है, चीड़ है। इसके अलावा जो आपको एप्पल के, अखरोट के, उनके सभी के क्या मिलते हैं आपको, वॉलनट। अखरोट को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉलनट, आलमोंड, ठीक है जी। इनके आपको ट्रीज मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग साउथ में जाओगे तो वहां आपको क्या मिलते, क्या मिलेगा, कोकोनट मिलेगा, ठीक है जी। कोकोनट मिलेगा, जैक फ्रूट मिलेगा। तो ऐसे ट्रीज आपको वहां देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहां पे आप लोग एक बात नोट कर रहे हो कि आपको नॉर्थ के अंदर तो आपको क्या दिख रहा है, प्लांट की अलग वेराइटीज दिख रही है, और साउथ के अंदर आपको प्लांट की अलग अलग वेराइटीज दिख रही है। इसका मतलब क्या है, वहां पे वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो ये ऑर्गेनिज्म में जो क्या होता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंसेस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपनी बात आती है अब नोमेनक्लेचर क्या है और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर का सीधा सा मीन है कि भाई देखो,
आपके पूरे वर्ल्ड में, यानी जो ये अर्थ है उस पर कई सारी जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर स्टूडेंट, अगर अपन उनको एक पर्टिकुलर नाम से ना बुलाएं, देखिए जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक आपका जो स्पायरो होती है, जो आपकी जो हाउस स्पायरो होती है, ठीक है जी, जिसे आप लोग गोरैया बोलते हो, क्या बोलते हो, गोरैया। ठीक है, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा गोरैया होती क्या है, ठीक है जी। लेकिन जो मैं बता देता हूँ गोरैया क्या होती है, आपकी जो छत पे आके बैठते हैं, जो छोटी छोटी जो चिड़िया जो आपको घरों में देखने को मिलती है उसे अपन बोलते हैं गोरैया। ब्राउन कलर की होती है ना, उस पर थोड़े मतलब ऊपर की तरफ उसके विंग्स पे क्या होते हैं, आपके जो विंग्स पे धब्बे धब्बे होते हैं, तो उससे अपन बोलते हैं गोरैया। लेकिन उस गोरैया का नाम क्या है, गोरैया का नाम आपका फ्रांस में अलग है, जापान में अलग है, चाइना में अलग है, इंडिया में भी कुछ जो स्टेट्स है वहां पे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया भाई वैज्ञानिक, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार इतनी स्पीसीज है तो उनको अगर कॉमन नाम से बुलाएंगे तो भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, ऐसे तो स्टडी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि भाई चलो इस कोई भी स्पीसीज अगर अपन आइडेंटिफाई करते हैं, उस स्पीसीज को एक ऐसा नाम दे देंगे जिससे उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, यानी पूरे वर्ल्ड में उसका यही नाम होना चाहिए। तो उस नाम को अपन वैसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है जी। और साइंटिफिक तरीके से जो लिविंग बींग्स को नेम देने की जो प्रोसेस है उससे अपन क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या है बेटा, तो याद रखना नोमेनक्लेचर होता है आपका नेमिंग ऑफ लिविंग बींग, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या कर देना, एक ऐसा नाम दे देना जो पूरे वर्ल्ड में, वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, कि किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन या उसका सही विवरण देना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन तक, सॉरी आइडेंटिफिकेशन तक, वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करेंगे, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन बात करेंगे टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बाद अपन बात करेंगे जो आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उनके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ अपन टेक्सोनोमिक एड के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई इस वीडियो में कमी रह गई है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसमें कुछ सुधार लेके आऊँगा। अगर मेरे जो बोलने का जो तरीका है, अगर आपको थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत आई है तो मेरे को आप बता सकते हो, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज करूँगा। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए, ठीक है जी, जैसे मान लो कुछ और यहाँ पर ऐड करना है मेरे को, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। इससे मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आ सकता हूं। और अगर आपको ये काफ़ी अच्छा लगा है वीडियो तो इसे बच्चों लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि जो बच्चे 11th क्लास के अंदर है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।